नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार टेक्नोलॉजी एंड टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की शब्दावली। देखिए, अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि पहले आप टैली में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सीखें। अगर आप इन शब्दों को अच्छी तरह से सीखते हैं तो टैली में अकाउंटिंग करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज के क्लास में आप क्या-क्या सीखने वाले हैं, आइए इसे जानते हैं। तो आप सीखेंगे बिजनेस यानी व्यवसाय के बारे में, कैपिटल यानी पूंजी, ऑनर यानी कि मालिक, गुड्स यानी कि माल, एसेट्स यानी कि संपत्ति, परचेज यानी कि क्रय, सेल्स यानी कि विक्रय, ड्राइंग यानी कि आहरण, स्टॉक यानी कि रहतिया और अंत में आप सीखेंगे डिस्काउंट मतलब छूट। तो आइए एक एक करके इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बिजनेस के बारे में। तो देखिए, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस को हिंदी में हम व्यवसाय कहते हैं। अब देखिए, धन कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यवसाय कहलाता है। अब धन कमाने के लिए आप जानते हैं, कल कारखानों में माल का निर्माण किया जाता है, यानी कि कल कारखाना जो है ये व्यवसाय का एक सुंदर उदाहरण है। इसी तरह से किसी भी दुकान में आप जाते हैं, सामानों की खरीद बिक्री की जाती है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो या फिर राशन दुकान हो, तो वो भी एक व्यवसाय का सुंदर उदाहरण है। इसी तरह से आप बाजार जाते हैं, बाजार में आप कई दुकानों को देखे होंगे, कई तरह की सेवाएं भी आप बाजार में लेते होंगे। जैसे सब्जी दुकान से आप सब्जी खरीदते होंगे, राशन दुकान से आटा, चावल, चीनी ये खरीदते होंगे, या फिर अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, लैपटॉप खराब हो गया है, तो उसको ठीक करवाते होंगे। ये जो भी आप सेवाएं लेते हैं, जहाँ से ये सेवाएं लेते हैं, वो सभी लोग व्यवसाय कर रहे होते हैं और उनका दुकान जो है आपके लिए एक व्यवसाय या बिजनेस का सुंदर सा उदाहरण है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, कैपिटल। कैपिटल का हिंदी में अर्थ होता है पूंजी। आइए जानते हैं कैपिटल क्या होता है। देखिए, व्यापार का मालिक व्यापार में जो रुपया या फिर माल या फिर संपत्ति लगाता है, उसी को कैपिटल या पूंजी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि व्यापार का जो मालिक है वो व्यापार में रुपया लगाया है, इस तरह के सामान को लगाया है, और ये है उसकी संपत्ति। संपत्ति में दोस्तों क्या क्या हो सकता है? संपत्ति में मान लीजिए कि कोई जमीन है, जमीन पर दुकान बनाया गया है, वो दुकान बिजनेस के मालिक का है, तो वो उसकी संपत्ति, यानी कि वो सारा चीज जो है व्यापार में लगा हुआ कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाएगा। आगे हम सीखेंगे ऑनर। ऑनर का अर्थ होता है मालिक। अब देखिए, मालिक किसे कहते हैं? मालिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है और व्यापार में लाभ या हानि होने पर उसका अधिकारी होता है। चलिए आगे सीखते हैं दोस्तों हम ऑनर। अब देखिए, मालिक जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एकाकी व्यापारी यानी प्रोप्राइटर। एकाकी व्यापारी किसे कहते हैं? अगर किसी व्यापार का मालिक एक ही जन है तो उसे एकाकी या फिर प्रोप्राइटर कहते हैं, और अगर किसी व्यापार के मालिक दो या दो से अधिक लोग हैं तो उन्हें पार्टनर्स या फिर साझेदार कहा जाता है। इसी तरह से अगर बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी की तरह काम करते हैं तो उन्हें शेयर होल्डर या फिर अंशधारी कहा जाता है। आइए आगे सीखते हैं हम गुड्स यानी कि माल। देखिए, व्यापार में माल उन वस्तुओं को कहते हैं जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है। अब देखिए, ये चावल है, इसे खरीद या बेच सकते हैं। इसी तरह से दाल को खरीदा या बेचा जा सकता है, चीनी को भी खरीदा या बेचा जा सकता है। ये देखिए, दुकान में रखे हुए तेल, साबुन, सर्फ, जो भी सामान आप दुकान में देखते हैं उन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है, उन्हें ही हम माल कहते हैं। आगे देखिए एसेट्स। एसेट्स का हिंदी में अर्थ होता है संपत्ति। आइए जानते हैं एसेट्स क्या होता है। हमारे व्यापार में लगी हुई सारी वस्तुएं जो हमें व्यापार का संचालन करने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें ही एसेट्स या संपत्ति कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपका व्यापार है, तो सबसे पहले तो आपके व्यापार में देखिए आपने एक सुंदर सा बिल्डिंग अपने ऑफिस के लिए बनाया है या दुकान के लिए बनाया है। ये बिल्डिंग जो है आपकी संपत्ति है। अगर ये बिल्डिंग ना रहे
तो आप सामान कहाँ बेचेंगे? सड़क पे, रास्ते पर गमछी बिछाकर? नहीं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, तो ऑफिस के काम के लिए आप बाहर जो है अपने बाइक से या फिर अपने कार से जाते हैं, तो वो बाइक या कार जो होता है वो भी आपका एसेट्स यानी कि संपत्ति है। इसी तरह से अगर आपके ऑफिस में कैश रखा हुआ है, तो ये कैश भी आपका संपत्ति या फिर एसेट्स कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपके व्यापार में, दुकान में तरह तरह के सामान रखे हुए हैं जिन्हें आप बेचने के लिए रखे हैं, तो वो सारे सामान भी आपके एसेट्स कहलाएंगे। आगे हम समझते हैं कि एसेट्स कई तरह के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एसेट्स माने संपत्ति के प्रकार। तो एसेट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के एसेट्स क्या क्या है, आइए इन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स या फिर अचल संपत्ति, और दूसरा होता है करंट एसेट्स यानी कि चल संपत्ति। अब देखिए, फिक्स्ड एसेट्स क्या है? तो व्यापार में लगा हुआ वो संपत्ति जिसका इस्तेमाल आप लंबे समय तक व्यापार के संचालन के लिए करते हैं, उन्हें ही अचल संपत्ति या फिर फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अब देखिए, व्यापार में मान लीजिए आपने बाइक खरीद के रखा हुआ है आने जाने के लिए, तो ये बाइक आपका फिक्स्ड है। इस बाइक की मदद से आप अपने ऑफिस आते जाते हैं या फिर बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए करते हैं, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है। इसी तरह से आपका ऑफिस, आपका बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट्स है। इसी तरह से मान लीजिए आपने लैपटॉप, मोबाइल खरीद रखे हैं और उसमें आप टैली में अकाउंटिंग करते हैं और मोबाइल से अपने कस्टमर से बात करते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिक्स्ड हैं और इसका इस्तेमाल आप व्यापार का संचालन करने के लिए करते हैं। उसी तरह से आइए जानते हैं कि चल संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स क्या होता है। तो व्यापार की वे संपत्तियां जो व्यापार में रहती नहीं है, बल्कि किसी न किसी वजह से या किसी न किसी बहाने से व्यापार से चली जाती हैं, उसे ही चल संपत्ति या फिर करंट एसेट्स कहते हैं। अब देखिए, बिजनेस का कौन सा संपत्ति बिजनेस में नहीं रहता है, देखिए आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को माल उधार दे रखा है, तो वो आपके कस्टमर है यानी डेटर्स है। तो याद रखिएगा, आपके जो कस्टमर्स है, डेटर्स है, वो हमेशा बिजनेस में आपका नहीं रहेंगे, आपको रुपया देंगे और चले जाएंगे। इसी तरह से अगर बिजनेस में आपने कैश रखा हुआ है या दुकान के काउंटर में कैश रखा हुआ है, तो कैश हमेशा दुकान में नहीं रहेगा, किसी न किसी बहाने से कैश चला ही जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, यानी कि ये करंट एसेट्स है। इसी तरह से आपके दुकान में जो भी सामान रखा हुआ है, आप देखिए वो सामान आपका रहेगा नहीं, क्योंकि उस सामान को आपने बेचने के लिए रखा है। तो वो सामान जो कस्टमर आएगा खरीद के लेके चला जाएगा, तो वो सामान भी आपका करंट एसेट्स यानी कि चल संपत्ति है। आइए आगे समझते हैं परचेज। परचेज को हिंदी में हम कहते हैं क्रय। अब देखिए, परचेज क्या होता है? बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया सामान क्रय या परचेज कहलाता है। अब मान लीजिए आपका दुकान है और आपने दुकान में चावल खरीद रखा है, तो ये चावल आपने किस लिए खरीदा? बेचने के लिए, यानी कि आपकी ये खरीदी परचेज कहलाएगी। उसी तरह से अगर आपने चीनी खरीद रखा है, ये भी परचेज कहलाएगा। उसी तरह से आपने तरह तरह के दाल खरीद रखे हैं बेचने के लिए, ये सभी परचेज कहलाएंगे। आगे आगे देखते हैं कि परचेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या है? कैश परचेज यानी कि नगद, और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज यानी कि उधार। अब देखिए, कैश परचेज क्या होता है? अगर आप कोई भी सामान कैश देकर खरीदते हैं तो वो कैश परचेज कहलाएगा, और अगर आप किसी भी सामान को उधार खरीदते हैं और कैश देते नहीं हैं, तो वो आपका क्रेडिट परचेज कहलाएगा। आगे हम समझते हैं सेल। सेल का हिंदी में अर्थ है विक्रय। आइए जानते हैं सेल क्या होता है। वो सभी वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें हम ग्राहक को बेचते या देते हैं, विक्रय कहलाता है। अब मान लीजिए, अब ये जो चावल है, इस चावल को आपने किस लिए खरीदा था? बेचने के लिए। अब इस चावल को अगर आप अपने ग्राहक या कस्टमर को बेचते हैं, तो ये सेल कहलाएगा। इसी तरह से आप चीनी बेचते हैं, इसी तरह से आप दाल जो खरीद के लाए थे उसको बिक्री करते हैं, तो ये बिक्री करना ही आपका सेल या फिर विक्रय कहलाता है। आगे समझते हैं हम कि सेल जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। सेल भी दोस्तों देखिए दो तरह के होते हैं। पहला कैश सेल यानी कि नगद, और दूसरा होता है दोस्तों आपका क्रेडिट सेल यानी कि उधार।
अब मान लीजिए कैश सेल में क्या होता है कि आप कैश लेते हैं और फिर कस्टमर को माल देते हैं, और क्रेडिट सेल में क्या होता है कि कस्टमर बिना कैश दिए माल लेकर चला जाता है और जो रुपया होता है उसका भुगतान वो बाद में करता है। आगे देखिए ड्राइंग यानी कि आहरण। अब देखिए ड्राइंग क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। व्यापार का जो मालिक होता है अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या फिर माल निकालता है उसे ही आहरण या फिर ड्राइंग कहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यापार का मालिक है, उसका भी घर परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, अब उन्हें कपड़ा खरीद के देना है, उनका स्कूल का फीस जमा करना है, तो इसके लिए वो रुपया कहाँ से लाएगा? इसके लिए रुपया वो बिजनेस से ही अपना निकालेगा। तो इस रुपया को जो वो बिजनेस से निकाल लेता है व्यापार का मालिक, उसे हम आहरण कहते हैं। याद रखिएगा, आहरण के अंतर्गत केवल वही रुपया, पैसा या सामान आएगा जो बिजनेस का मालिक निकालता है। स्टाफ या कोई दूसरा कोई निकालेगा वो नहीं आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर बिजनेस के मालिक का राशन दुकान है तो वो अपने खाने के लिए चावल थोड़ी बाहर से खरीदेगा, वो अपनी दुकान से ही निकाल लेगा, ये भी उसका आहरण कहलाएगा। इसी तरह से चीनी, दाल या फिर जो भी जरूरत के सामान वो अपने व्यापार से निकालता है वो उसका आहरण कहलाता है। आगे देखिए स्टॉक या रहतिया। स्टॉक देखिए क्या होता है, वो सारी वस्तुएं जो हमारे दुकान में या गोडाउन में बेचने के लिए रखी होती हैं उन्हें ही हम स्टॉक कहते हैं। अब मान लीजिए ये दुकान है, इस दुकान में जितने भी आप गुड्स यानी कि माल देख रहे हैं सारा बेचने के लिए रखा हुआ है, तो ये आपका स्टॉक कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपका गोडाउन है और गोडाउन में आपने माल भर के रखा है, ये माल किस लिए आपने रखा है? बेचने के लिए, यानी कि ये आपका स्टॉक है, ये स्टॉक कहलाएगा। आइए समझते हैं कि स्टॉक जो है वो दो तरह के हैं। पहला होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? साल के अंत में जो माल हमारे दुकान या गोडाउन में बिना बिके रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और अगले साल के पहले दिन हमारा पुराना बचा माल ही ओपनिंग स्टॉक कहलाता। अब ये माल देखिए हमारा बिना बिके रह गया साल के अंत में। साल का अंत कब होता है? 31 मार्च को। याद रखिएगा, बिजनेस में साल का अंत 31 मार्च को होता है, यानी कि 31 मार्च तक आपके जितने भी माल दुकान में बचे रह जाते हैं वही आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और बिजनेस का नया साल 1 अप्रैल से होता है। नॉर्मली हम लोग 1 जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन वो 1 अप्रैल से बिजनेस का नया साल शुरू होता है। और 1 जनवरी जो वो आपका नया साल है, बिजनेस का नहीं। तो 1 अप्रैल से जब बिजनेस का नया साल होता है उसी दिन से क्या होता है कि आपका 31 मार्च तक जितना भी माल आपका बच जाता है वो अगले साल से वही आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाने लगता है। अगले साल यानी 1 अप्रैल से। आइए आगे समझते हैं हम डिस्काउंट यानी कि छूट के बारे में। अब देखिए छूट क्या होता है। व्यापारी द्वारा अपने कस्टमर्स या ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत ही डिस्काउंट या छूट कहलाती है। जैसे देखिए ये एक फ्रॉक है, इस फ्रॉक का कीमत है 500 रुपया, लेकिन आप जब इस फ्रॉक को खरीदने गए तो व्यापारी ने आपको ये फ्रॉक दे दिया 400 रुपये में। यानी कि क्या हुआ कि आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। इसे ही हम डिस्काउंट या छूट कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अगले वीडियो में दोस्तों कुछ और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन की शब्दावली बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिएगा। और हाँ, टेक्नोलॉजी एंड टारगेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस बेल बटन को आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।